नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। पीएफआई के खिलाफ एनआईए और ईडी ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। देश के 15 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर एजेंसियों ने तबिश डाली है। पीएफआई से जुड़े संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। यूपी से 8 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं। लखनऊ, वाराणसी, बाराबंकी, मेरठ और बहराइच में छापेमारी में ये गिरफ्तारी हुई है। इस जहरीले जिहादी संगठन के पटना फुलवारी शरीफ मॉड्यूल की जांच के दौरान एनआईए को एक गहरी साजिश का पता चला था। बाकायदा पीएफआई साल दर साल का रोड मैप बनाकर अपने 2047 के लक्ष्य पर काम कर रहा था। ऐसे में सवाल उठता है, एनआईए ईडी की कार्रवाई से पीएफआई पर क्या कसा जाएगा शिकंजा? पीएफआई की पाप कुंडली का क्या फाइनल हिसाब होगा? कट्टरपंथ को हवा देने में पीएफआई की सबसे बड़ी भूमिका। पीएफआई पर बैन लगाने का वक्त अब आ चुका है। छापेमारी से टेरर फंडिंग पर लगेगी रोक। इन्हीं तमाम सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। ये 5 तस्वीरें गवाह हैं कि कैसे हिंदुस्तान को इस्लामिस्तान बनाने की नापाक साजिश रची जा रही थी। देश भर में 11 राज्यों में पीएफआई के 106 ठिकानों पर एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी हुई। कई राज्यों से पीएफआई के नेता कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए, तो कई पीएफआई ऑफिस को सील कर दिया गया। लगातार इस बात की जो आशंका थी वह सच साबित हो रही है कि सिमी जो एक राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने वाला संगठन था, उसी का बदला हुआ रूप पीएफआई है। आज की जो भी छापेमारी है वह एनआईए के माध्यम से की जा रही है और देश विरोधी कोई भी गतिविधि न प्रदेश में और न देश में अब स्वीकार नहीं की जा सकती। जो ऐसी गतिविधि का हिस्सा होंगे उनको पकड़ना, यह जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, उनका दायित्व है, वह काम हो रहा है। गृहमंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल की कमान में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कट्टरपंथी और मजहबी रैकेट को तार-तार कर दिया गया। पीएफआई आज एक आतंकवादी संगठन है जो भारत विरोधी काम करता है। पूर्णिया को उसने अपना सेंटर बनाया है। उसकी प्लानिंग आपने देखा सुना कि वो भारत को पहले ही मुस्लिम राष्ट्र बना देना चाहता 1947 के पहले। बौखलाए पीएफआई के कार्यकर्ता देश के कई शहरों में सड़क पर आए। बहराइच में एनआईए और एसटीएफ की टीम ने जरवल में छापेमारी की। एनआईए की टीम ने जरवल निवासी नूरुद्दीन उर्फ बब्बू को हिरासत में लिया। देर रात एनआईए की कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। एसटीएफ के भी कई लोग थे, 20-25 से ज्यादा लोग थे। 4 बजे आए, अचानक से दरवाजा खड़बड़ाया और मेरे शौहर को बुलाया, खींचा और पूरे घर की तलाश की और सारे हमारे मोबाइल को, सारे मोबाइल को बगैर इजाजत के उठाया। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए और एसटीएफ की टीम ने छापेमारी की। पीएफआई से कनेक्शन को लेकर छापेमारी की गई है। लखनऊ समेत पूर्वांचल और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई जिलों में छापेमारी की गई। लखनऊ के नगर के ए ब्लॉक से एक संदिग्ध को पकड़ा गया। इसी मकान में रहता था। पीएफआई का सक्रिय सदस्य था। कायदे पीएफआई के लिए फंड जनरेट करता था। फंड का काम करना टीम ने विस्तार किया है। इससे पहले एनआरसी का दंगा हुआ था, तब भी वसीम को गिरफ्तार किया गया। देश भर में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की गई। मिल रही जानकारी के मुताबिक अब तक 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि यूपी के 8 ठिकानों पर छापेमारी की गई। निखिल शर्मा, न्यूज लखनऊ। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं द्विवेदी जी, डीजीपी यूपी। इसके अलावा हमारे साथ महामंडलेश्वर जी, बीजेपी नेता हैं, सैयद मकसूद अशरफ जी, इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा मोहन प्रवक्ता एआईएमआईएम। चारों मेहमानों का स्वागत है। नवल किशोर जी, ये पूरी कवायद चली, एनआईए और ईडी का एक्शन हुआ, साफ जाहिर होता है कि क्या 2047 का साल दर साल वाला मॉड्यूल अपनाया जा रहा। मकसद साफ है। कितना भी कोई कह ले कि भाई सामाजिक कार्यकर्ता है, लेकिन उससे तो ये नहीं
क्या अब ये वक्त आ गया है कि पीएफआई को पूरी तरीके से बैन कर दी जाए? देखिए बंधु, पीएफआई सिमी का ही रूपांतर है और से ही राष्ट्र के गतिविधियों में सम्मिलित है कि अनेक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ऐसा संगठन जो इस देश के संविधान को मानता है, न कानून को मानता है, न कोर्ट को मानता है, न के भाईचारे को मानता है, केवल खून खराबा और राष्ट्रद्रोह के कार्य निरंतर संलग्न ऐसा कोई भी समूह ऐसे संगठन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। इसमें जितने लोग सम्मिलित हैं इसके हों, ऐसे हर व्यक्ति की एक ही जगह वो है जेल, और सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए क्योंकि लोग राष्ट्रद्रोही लोग हैं, संविधान द्रोही लोग हैं। इनका टारगेट आपने कहा, इन्होंने योजना बनाई है इस पर से हिंदुस्तान की भाईचारे को समाप्त करना, हिंदुत्व को समाप्त करना, बहुसंख्यक करना, ये और इनके कारण अन्य जो वास्तव में राष्ट्र प्रेमी मुसलमान हैं बेचारे कई बार वो भी बदनाम हो जाते हैं। ऐसे संगठनों को अविलंब प्रतिबंध करें, ये राष्ट्र के लिए खतरा है। इसके अलावा अशरफ साहब, सरकार का साथ दिया जा सकता है इस पूरे मुद्दे पर? जी सर, नहीं क्यों नहीं। अगर सरकार को यह लगता है कि जो है सही संदिग्ध रहे उन्होंने की है, बिल्कुल स्वागत करना चाहिए। देश पहले है, उसके बाद ये है कि 8 साल के बाद है क्यों नहीं, जब तमाम ऐसे आपका हाथरस गवर्नमेंट कनेक्शन है तो ये संगठन 10-11 इनके खिलाफ 2007 में 3 संगठनों को मिला के जो संगठन बनता है। तो मेरा कहना है ये कदम स्वागत योग्य है, लेकिन जो बाकी बातें हैं ये बहुत माने नहीं रखती। 47 भी हो जाएगा, 55 भी हो जाएगा, 2090 भी हो जाएगा, वो मेरे लिए कोई माने नहीं रखता। मेरा कहना ये है कि अगर ये लोग देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, आतंकवाद की गतिविधियों में शामिल है, तो सरकार जो भी कदम उठाएगी हम लोग उसके साथ रहेंगे, हमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन कम से कम उसके नाम पर ज्यादती आम मुसलमान के साथ नहीं होनी चाहिए। फरहान साहब, धार्मिक चश्मे से ना देखा जाए, AIM भी साथ है सरकार के। देखिए राहुल जी, मैं ये पूछता हूं कि आज इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं आए? जब राष्ट्र का मुद्दा तो क्यों पीछे हट जाते हैं? राष्ट्र तो सर्वप्रिय होता है। अगर क्या नाम है 7-7.5 वर्षों से केंद्र में सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है। मेरा प्रश्न चिन्ह अपने देश की जांच एजेंसियों पर नहीं है, मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों खामोश बैठी थी? इतनी जांच एजेंसियां इतनी देर से क्यों सक्रिय हो पाई? बात इस बात की है, आप 7-7, 8-8 साल क्या नाम है सोते रहेंगे, फिर एक बार की सब में जगह छापा मारेंगे। अगर कोई व्यक्ति जांच में अगर क्या नाम है भीड़ समझ में आ रही है और देश की अखंडता, सौहार्द, संविधान विरोधी अगर कोई काम कर रहा है, उसकी संलिप्ति नजर आ रही, तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करने का चाहिए था। बिना सबूत 7 वर्ष 8 वर्ष क्या कर रहे थे? और आज भारतीय पार्टी का कोई भी प्रवक्ता किसी टीवी चैनल पर नहीं बैठ रहा है। बिना सबूत, बिना गवाह कार्रवाई कर देनी चाहिए। मतलब 8 साल लगना चाहिए क्या सबूत जुटाने में? ये देश की एजेंसी को आप ये लांछन लगा रहे हैं कि हमारी देश की एजेंसी 8 साल में क्या नाम सबूत जुटा पाएगी? ये आप ये बताना चाहते हैं कि देश जब आप सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं, सबूत नहीं थे और 8 दिन में सबूत सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। बहुत बढ़िया। कैसे क्या इससे पहले पीएफआई पर इस तरीके से कार्रवाई हुई क्या? हम ये चाहते हैं आप बता दीजिए। पीएफआई को कभी हुई कार्रवाई? सुन लीजिए, पीएफआई को बर्दाश्त किसका प्राप्त था? पर पीएफआई को किसका बर्दाश्त प्राप्त था, मैं ये जानना चाहता हूं। आप बताइए, आप तो एंकर हैं, किसका बर्दाश्त प्राप्त था? आपका कहने का मतलब क्या है? किसका बर्दाश्त प्राप्त था? बिना किसी के बर्दाश्त प्राप्त तो पीएफआई क्या देश में इस तरीके से? कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब यह है कि किस
राजनीतिक संरक्षण में इस तरीके से गतिविधियां हो रही थी। राजनीतिक संरक्षण में ऐसी गतिविधियां होती है, यानी कि आतंकी जो भी गतिविधियां हुई वो राजनीतिक संरक्षण में हुई। भाजपा के प्रवक्ता हो, आप बताइए ना फरहान साहब, जो भी भारत में गतिविधियां होती हैं आतंकी, वो सत्ता के संरक्षण में की जाती है। तो आपका कहने का क्या तात्पर्य है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने तो ये इल्जाम लगाया। आप ये हमको बता दीजिए पहले। आप इल्जाम तो यही लगा रहे हैं। यही के पूछना चाह रहा हूं कि सरकार क्यों सोती रही। मैं हर आतंकवादी तो AIM-IM से पूछ के सरकार काम करेगी। हम ये कह रहे हैं कि हर आतंकवादी वैसी साहब से पूछकर सरकार काम करेगी। एजेंसियां AIM-IM के सदस्यों से पूछकर काम करेगी। नहीं, आप राजनीतिक दल हैं, आपसे करें, हम तो चैनल हैं। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, हमसे नहीं, न्यूज आपने आप तो कहीं नहीं रहे हैं कि सरकार का ये कदम स्वागत योग्य है। AIM-IM भी साथ है, किंतु परंतु करके अपनी बात कह देते हैं। कल को वैसे साहब धार्मिक चश्मा लगा के ना बैठ जाए। मतलब हम आपसे जो चाहते हैं हमसे कहलाना, मैं वो नहीं कह पाऊंगा। नहीं, तो आप भी जो कहना चाहते हैं मैं नहीं कह पाऊंगा। आपकी बातों को अपने मुंह में रखकर नहीं बोल पाऊंगा। नवल किशोर जी, नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को आपने क्यों नहीं बुलाया? आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात ही नहीं हो रही है, क्योंकि वैसी ऐसे मुद्दों को बुलाने की कोशिश करते हैं, मुसलमानों का रहनुमा दिखाते हैं, इसलिए आपको बुलाया गया। आपको बुलाया गया इसलिए। MC द्विवेदी जी, अब पूछा जा रहा है कि 8 साल क्यों लग गए? पार्टी के प्रवक्ता को 8 साल क्यों लग गए? अच्छा, आप खुद PFI पर इतनी बड़ी छापेमारी को लेकर फिर से कहिएगा, क्या बताया, क्या PFI को लेकर 8 साल क्यों लग गए हमारी को उन पर शिकंजा कसने को लेकर? क्या ये 1-2 दिन कोई अपराध किया जाकर और कोर्ट में पेश कर दिए? जरा पैनल में बैठे सदस्यों को भी बताइए कि कैसे आता था। ऐसा है कि 2006 में जब से ये क्रिएट हुआ है ऑपरेशन, उनका जो रहने का तो यही है कि हमें दलित और माइनॉरिटीज के ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन उन पर उनकी गतिविधियां से ही पिछले 15 साल से ही रही हैं। और पहले भी एक बार डिमांड हुई थी के करीब रहते रहे इसको बैन किया जाए। ये सेशन में बहुत जल्दी कार्रवाई बैन की नहीं की गई। संभवतः यह है कि अगर बैन कर देते तो वो ऑपरेशन दूसरे नाम से काम कर सकती है, जैसे सीमी खत्म हुआ तो PFI आ गया। तो इस जो आप कह रहे हैं 8 साल क्यों लग गए, उसका तो कारण बहुत ही स्पष्ट है कि जब तक कोई एविडेंस कलेक्ट की जाए, ऐसी सीक्रेट ऑपरेशन की वो टाइम लगता है उसमें, और जब एविडेंस कलेक्ट हो जाती है उसके बाद रेड की जा सकती है। बदनामी होती है पुलिस की भी और शासन की भी जी। तो अभी जो किया है वो बहुत ही सराहनीय कार्य है, और लगता है कि उन्होंने काफी इंटरनल एविडेंस कलेक्ट कर ली थी और सूचना एकत्र कर ली थी, जिसके आधार पर ये रेड्स की हैं और जिसके आधार पर गिरफ्तारियां हो रही हैं। फरहान साहब, बातें समझ में आई आपको? 8 साल क्यों लग गए? नहीं, हमें समझ में आई, देश की जनता को समझ में चाहिए। आपको समझ में आए चाहे ना आए, हमें समझ में आए चाहे ना आए, ठीक है, मगर देश की जनता को समझ में आना चाहिए। AIM को समझ जाए, देश की जनता समझ जाएगी। मतलब कि खाली एविडेंस इकट्ठा कर साल का कुछ पता है? नहीं, जांच एजेंसियां काम कैसे करती है? देश थोड़ी नहीं चला रही है। नहीं, आप इससे पहले क्या एजेंसी में थे या वैसे साहब थे, उन्हें पता है कि तौर तरीका क्या है? करती है, पता है आपको? अच्छा, आप भी नहीं थे, आपको पता है? आप भी नहीं थे, पता है? आप भी राजनीतिक भाषा बोलिए, आप राजनीतिक भाषा मजबूर होइए। इसमें कल को AIM हिंदू मुसलमान करने लगे, ये जरा ख्याल रखिएगा। कल को चिल्लाने न लगे नवल किशोर जी, कल को ऐसे चिल्लाने लगेंगे हो रही है, ये गलत है, ऐसे ही लोग आएंगे, गला फाड़ देंगे। इसी साहब से ज्यादा तो वैसी साहब से चिल्लाएंगे, जो लोग अरेस्ट हुए उनकी रिहाई करें, प्रवक्ता समूह
बंधु इन्हों को अभी तक की सरकार ने छेड़ा ही नहीं। अभी अरेस्ट करते छापाते तो कहते बिना तैयारी कर दिए। क्या प्रूफ है आपके पास? एजेंसियों ने पूरी तैयारी कर छापा मारा, तब भी इनको तो कहना है। मैं फिर कह रहा हूं, राष्ट्रद्रोह का कार्य जो भी करेगा उसको दंडित होना ही। इसलिए सरकार ने जो कुछ किया है सराहनीय कार्य किया है, संविधान के दायरे में किया है। और जो संविधान को नहीं मानता, राष्ट्र के स्वाभिमान को नहीं मानता, हमारे देश के स्वाभिमान संविधान के लिए खतरा है, कोई भी कार्रवाई होगी, एविडेंस नहीं इकट्ठा हो पा रहा है, मिलना ही चाहिए। महाराज जी आप तो धर्मगुरु हैं, ये बताइए यज्ञ नरसिम्हानंद राय है महाराज, आपको हो रहा है, हमें नहीं, आपको परेशानी हो रही है, आप परेशान हो रहे हैं जो है उनके खिलाफ कब होगी कार्रवाई? देश में आग लगाने का काम कर रहे हैं, कानून का उल्लंघन कर रहा है, जो आतंकवादी हैं उन्हें तो पकड़ा ही जाएगा। बाद में आप कहेंगे अच्छा नहीं होता, अभी उनके आतंकवाद के अभी उनके भारतीय क्यों पड़े जाते हैं, उनको क्यों भीड़ हो जाती है, उधर भी आ जाता है। हमने धर्म की बात नहीं कही, हमने कहा कि इस्लाम को मानने वाले बहुत लोग भारत माता के प्रति, संविधान के प्रति निष्ठावान लोग हैं, वो यहाँ के नागरिक हैं, संविधान में, पर कुछ ऐसे किससे समझा रहे हैं जो समझ इस्लाम की से रहे? नहीं, वो तो सरकार नहीं, हो तो हमारे यहाँ का कानून समझ आ जाएगा जो नहीं समझेंगे। हमारे यहाँ का संविधान सुदृढ़ है, इतना परिपक्व है, जो लोग नहीं समझेंगे उन्हें समझ जाएगा, उसमें क्या है? जो जिस बात को समझेगा उसमें समझाया जाएगा ना। जो भाईचारे की बात मानता है वो भाईचारे से समझेगा, नहीं तो कानून उसको दंड देगा, कानून दंड देगा ना भैया। हमारे यहाँ देश कानून से चल रहा है, कोई व्यक्ति नहीं चला रहा, मतलब अब आप संविधान से चल रहा है, और कानून के खिलाफ कानून काम नहीं करेगा, आप काम करेंगे, उसका हल होगा। आप ये बता रहे हैं। सैयद मकसूद अशरफ जी, सवाल इस बात को लेकर है कि देश की अखंडता को खंड खंड करने की ये कोशिश है। मैं बार बार कह रहा हूं कि इसे किसी धर्म के चश्मे से ना देखा जाए। अब वक्त आ गया है कि सभी एक मंच पर आए और ऐसे लोगों को लेकर साफ संदेश दे कि अगर आपको समाज में रहना, आपको देश में रहना है, तो आपको नियम कानून के तहत रहना है, कोई एजेंडा लागू नहीं करना है। सवाल तो सब इसी बात का है कि कोई एजेंडा नहीं लागू करना है, लेकिन उसके बाद भी एजेंडा लागू होता है। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि 2010-11 में 355 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए गए। आज तक क्या स्टेटस रहा उसका? तमाम नेशनल चैनल्स के ऊपर पीएफआई समर्थक प्रवक्ताओं को बुला के उनको पार्ट बनाया जाता है, फिर आप उससे उनका पक्ष लेते हैं। तो एक बात मानिए कि सरकार भी सोती रही। अगर ये जो जितनी रेड हुई है वो सब उनके हिसाब से लगता है कि तथ्य के बाद सबको पकड़ धकड़ की गई है, तो कोई हर्ज नहीं, सब सामने आ जाएगा। लेकिन मुद्दा यह है कि अगर इसके पीछे कोई और मकसद है आपके दिमाग में है कि इससे एक मैसेज दिया जाएगा एक कम्युनिटी को, तो ये गलत चीज हो जाएगी। जो इसमें शामिल है बिल्कुल दंडित करिए और जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके उनको फाइनल करिए। क्योंकि देश विरोधी गतिविधियां इस देश के अंदर 20-22 करोड़ मुसलमान है, चंद लोगों की वजह से उसको शर्मसार नहीं होना पड़े। सवाल तो आपका नीयत पर भी हो गया, खाली ये कहने से काम नहीं चलेगा। सवाल आपने उठा दिया, नीयत पर सवाल आपने उठाया। मकसूद जी, नीयत पर आपने सवाल उठाया सर। नीयत नहीं है। 8 साल के अंदर जब मैं देख रहा हूं कि 355 लोगों के ऊपर आरोप पत्र दाखिल किया, क्या हुआ उनका अभी तक? 2010-11 की बात है सर ये। तो सवाल इस बात का है कि इस तरह के विरोधी मामले में 10 साल 12 साल लगेगा, तो ये न्याय होगा? आपके मुताबिक क्या होना चाहिए? कल को वो छूट जाएंगे तो उनके साथ फिर क्या होगा? आपके मुताबिक क्या होना चाहिए फिर? जी, मेरे मुताबिक एक बिल्कुल सही है। सरकार को सिर्फ देखनीति इसमें दिखलानी चाहिए। बिल्कुल जो गलत है उनको बिल्कुल करिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, कोई ऐसी कोर्ट बनाइए जिसमें जल्दी जल्दी उनके मर्डर को फाइनल करिए, अगर आपके पास तक सबूत है। अब सबूत किसमें है क्या नहीं तो इसमें चेहरा कुछ और, करतूत कुछ और इस पीएफआई का। सवाल इस बात को लेकर है कि कभी भी जब भी कार्रवाई होती है इसे धार्मिक एंगल क्यों दिया जाता है, धार्मिक चश्मे से क्यों देखा जाता है? देखिए, ये जो प्रश्न पहले तो जो ये कर रहे हैं जो साहब जो भी है, तो जब एक बात कोर्ट में मामला चला गया तो आप जानते हैं यहाँ कोर्ट में मर्डर के 35 साल में डिसाइड होते हैं।
तो ये तो उतना मतलब मर्डर केस नहीं था, वैसा इम्पोर्टेंट नहीं था। तो समय लग जाना कोर्ट में कोई नई बात नहीं है, जो भी स्थिति है कोर्ट्स की उसमें, तो ज्यादा समय लग जाना कोई खास बात नहीं है। ये ठीक है कि जल्दी से जल्दी ये होना चाहिए। अब आपने जो ये कहा कि इसको धार्मिक एंगल क्यों दिया जाता है, ये राजनीतिक दृष्टिकोण से भी है और कुछ बहुत से लोगों के लिए ये मजहबी दृष्टिकोण से भी है। बहुत से लोगों का विश्वास है कि इस्लाम का राज्य स्थापित करना मजहबी कर्तव्य है ये, लेकिन हमारे यहाँ संविधान का ही सर्वोपरि है, उसी का राज्य रहना चाहिए। ये भारत की परंपरा है और भारत के। ठीक है, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जाहिर तौर पर जिस तरीके से एनआईए और ईडी का बड़ा प्रहार पीएफआई पर हुआ है, पर करीब 100 लोग जो कि पकड़े गए हैं, जांच एजेंसियां इनसे पूछताछ कर रही है, लगातार जांच पड़ताल हो रही है, लेकिन सवाल उस एजेंडे का है जो 2047 तक उसे देने की जा रही थी 7 साल। इनके मंसूबे क्या है वो भी कुछ दिन पता चल जाएगा, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी से भी दरख्वास्त है कि पूरे मामले को ना राजनीतिक एंगल दे, भारत की अखंडता से जुड़ा सबसे